हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 19 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? आंसर है इसका गीता प्रेस को। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी धार्मिक बुक हो तो उसमें आपने ये लोगो जरूर देखा होगा जिसमें लिखा रहता है गीता प्रेस गोरखपुर। तो इस पब्लिकेशन के द्वारा धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं और अब इसे ही 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। यह पुरस्कार गीता प्रेस को उसके अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। बात करें अगर हम गीता प्रेस की, तो इसकी शुरुआत 1923 में हुई थी। गीता प्रेस ने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा आंकड़ा है ये। 41.7 करोड़ पुस्तकें इसने प्रकाशित की हैं, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता की 16.21 करोड़ प्रतियां शामिल हैं। यानी इसने श्रीमद् भगवत गीता की 16.21 करोड़ प्रतियां छापी हुई हैं। दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर के जो संस्थापक थे वो कौन थे? जयदयाल गोयंका और घनश्याम दास जालान। बात करते हैं गांधी शांति पुरस्कार की, तो यह एक वार्षिक पुरस्कार है, यानी एनुअल अवार्ड है, जो कि हर साल दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी और यह किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, नस्ल उसकी कुछ भी हो, भाषा, जाति, पंथ, लिंग कोई भी हो, उसको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। यानी विदेश के व्यक्ति को भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। अभी हाल ही में 2019 का जो गांधी शांति पुरस्कार है, ये सुल्तान कसूब बिन सैद अल सैद को दिया गया था, जो कि ओमान से रिलेटेड थे। और 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। दोस्तों, प्रथम गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरेरे को। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। हमारा जो पीडीएफ है वो ऐप पर भी उपलब्ध है, तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप पहले ऐप डाउनलोड करें, फिर इसके बाद पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? सबसे पहले आप ये जानिएगा, इंडोनेशिया ओपन किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है बैडमिंटन से। तो बैडमिंटन का जो इंडोनेशिया ओपन 2023 है, इसका खिताब जीता है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने। भारत की बैडमिंटन की बहुत ही कमाल की जोड़ी है और इसने कई खिताब जीते हुए हैं। और इसने अभी हाल ही में जो इंडोनेशिया ओपन जीता है वो भी एक अपने आप में हिस्ट्री है। तो दोस्तों, चिराग और सात्विक की जोड़ी VWF वर्ल्ड टूर सुपर 1000 का टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। और इस जोड़ी ने VWF सुपर 100, सुपर 300, सुपर 500, सुपर 750 और सुपर 1000 चारों टाइटल अपने नाम किए हुए हैं। तो ये भारत की एकमात्र ऐसी जोड़ी है जिसने ये चारों टाइटल अपने नाम किए हैं। दोस्तों, बात करते हैं इंडोनेशिया ओपन 2023 की। तो मेंस सिंगल्स का जो खिताब है ये जीता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? विक्टर एक्सेलसेन। वुमेन्स सिंगल्स का खिताब जीता है चेन यूफेई ने, जो कि चाइना की है। इंडोनेशिया ओपन 2023 का आयोजन 13 से 18 जून 2023 तक जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं VWF की, यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। तो यह दुनिया में बैडमिंटन को चलाने वाली संस्था है जिसकी स्थापना 1934 में की गई थी और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? आंसर हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व होगा, लेकिन देश का यह 54वां टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है,
तो यह नौरादेही और वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी को मिलाकर के बनाया जा रहा है। कहां पर स्थित होगा? तो दमोह और सागर जिले में स्थित होगा। इसका एरिया कितना होगा? तो 2339 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया होगा। और अगर हम इसके एरिया को देखें तो यह एरिया में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने वाला है। इसमें 1414 वर्ग किलोमीटर का कोर जोन होगा और 925.12 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन होगा। दोस्तों, यह कब तक अस्तित्व में आ जाएगा? तो 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उससे पहले इसके अस्तित्व में आने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों, ये जो न्यूज है, ये न्यूज तो कंफर्म है, अब इसका नोटिफिकेशन जारी होना बाकी रह गया है। तो अब इसका नोटिफिकेशन जो है 29 जुलाई से पहले आ सकता है। वर्तमान में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से सबसे अधिक 6 मध्य प्रदेश में हैं। टाइगर की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उसके मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में 2018 की गणना के अनुसार 526 टाइगर हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य था टाइगर को बचाना, वो शुरू हुआ था 1973 में। मध्य प्रदेश में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो बांधवगढ़ उमरिया में है, कान्हा मंडला में है, पन्ना में है, पैंच टाइगर रिजर्व है सिवनी में, और संजय टाइगर रिजर्व है सीधी में, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है होशंगाबाद में। तो ये दोस्तों अभी तक 6 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन अब ये 7वां टाइगर रिजर्व बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है इजिप्ट ने, यानी मिस्र ने। तो दोस्तों, स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया था चेन्नई, तमिलनाडु में। कब से कब तक? 13 जून से 17 जून तक। इसमें जो टीमें शामिल हुई थी, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, मिस्र, हांगकांग, चाइना, भारत, जापान, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका। तो ये टीमें शामिल हुई थी। लेकिन ये विश्व कप किसने जीता है? ये जीता है इजिप्ट ने। फाइनल में इजिप्ट ने मलेशिया को 2-1 से हरा दिया है और इस प्रकार से फाइनल जीता और ये पूरा विश्व कप जीत लिया है। दूसरे स्थान पर मलेशिया रहा है और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से भारत और जापान रहा है। दोस्तों, बात करें स्क्वैश की, तो खोखली रबर की गेंद के साथ 4 दीवारों वाले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी ये चारों तरफ से बंद रहता है, 4 दीवारें होती हैं इसमें। और दोस्तों, जिस प्रकार से टेनिस का बैट होता है उसी प्रकार से इनका बैट होता है और रबर की खोखली गेंद होती है। तो ये जो खिलाड़ी हैं वो इस दीवार पर इस गेंद को मारते हैं। इस प्रकार से ये खेला जाता है। स्क्वैश से रिलेटेड कुछ शब्द याद रखिएगा, एस, एली, बैक स्विंग और बोर्ड और बॉक्स, ये जो शब्द हैं ये स्क्वैश में यूज किए जाते हैं। भारत के स्क्वैश से रिलेटेड खिलाड़ी कौन है? ज्योत्सना चिन्नप्पा, सौरभ घोषाल और दीपिका पल्लीकर। तो ये खिलाड़ियों के नाम भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस राज्य में मनाया जाएगा? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। कहां दोस्तों? मध्य प्रदेश में। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मध्य प्रदेश में 21 जून को मनाया जाएगा। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होने वाले हैं और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी इस अवसर पर शामिल होंगे। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में। और 21 जून को याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। साल 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम भी आप नोट कर लीजिएगा। 2023 की थीम भी बताएंगे जब ये मनाया जाएगा। तो 2022 की जो थीम थी वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून वापस ले लिया गया है? तो दोस्तों, कर्नाटक में अभी हाल ही में जो धर्मांतरण विरोधी कानून था उसको वापस ले लिया गया है। तो कर्नाटक में सितंबर 2022 में धर्मांतरण विरोधी कानून विधानसभा में पारित हो गया था, लेकिन विधान परिषद में पेश नहीं किया गया था। देखिए दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो अगर कोई कानून विधानसभा में पारित होता है तो उसे विधान परिषद में भी पारित होना चाहिए, वो उधर पर पेश होना चाहिए। लेकिन अभी ये कानून विधान परिषद में पेश नहीं हुआ था, केवल विधानसभा में पेश हुआ था और वहां पर पारित भी हो गया था। अब इसको विधान परिषद में पेश होना था, लेकिन अब वहां की सरकार ने, जो नई गवर्नमेंट बनी है, उसने ये कानून वापस ले लिया है। इस कानून में जबरन धर्मांतरण और कर्नाटक में हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए फर्जी तरीके से काम करने के लिए 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की कैद का प्रस्ताव था।
इसके अलावा कैबिनेट ने सभी स्कूलों और कॉलेजों में संविधान की प्रस्तावना का वाचन शुरू करने का फैसला लिया है। तो अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें यह धर्मांतरण कानून वापस लिया गया है और कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि स्कूलों और कॉलेजों में संविधान की प्रस्तावना का वाचन शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा दुबई में। तो जो महिला कबड्डी लीग है ये भारत की ही लीग है, भारत का ही खेल टूर्नामेंट है, लेकिन ये दुबई में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार से पुरुषों की प्रो कबड्डी लीग होती है उसी प्रकार से अब महिलाओं की महिला कबड्डी लीग शुरू की गई है भारत में। तो इसका जो पहला सीजन है वो यूएई में आयोजित किया जा रहा है। इस लीग के जो सभी मैच हैं वो शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित किए जाएंगे और 16 से 27 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, इसमें 8 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। दिल्ली डायनामाइट्स, गुजरात एंजल्स, ग्रेट मराठा, हरियाणा हसलर्स, पंजाब पैंथर्स, उमा कोलकाता और बेंगलुरु हॉक्स। तो ये 8 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। दोस्तों, जो भी टीम विजेता बनेगी उस टीम को 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पीएन वासुदेवन। तो जो पीएन वासुदेवन है वो एसएफबी बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। तो दोस्तों, आरबीआई ने अभी हाल ही में पीएन वासुदेवन के नाम को मंजूरी दी है और उनका कार्यकाल 3 साल का होने वाला है। बात करते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो यह एक छोटा वित्त बैंक है। स्थापना 2016 में की गई थी और इस बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 किसने जारी की है? तो अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी की है और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारे जंगल हैं, उनको वैज्ञानिक तरीके से बचाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो इसी को अभी हाल ही में जारी किया गया है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, शक्ति योजना कर्नाटक में, सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश में, चिराग योजना हरियाणा में और मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक कहां शुरू होगी? तो ये शुरू होगी गोवा में। ये जो बैठक है वो 19 से 22 जून तक आयोजित की जाएगी, गोवा में आयोजित की जानी है और इसमें जितने भी टूरिज्म मिनिस्टर होंगे G20 के वो इसमें शामिल होंगी और भारत के जो पर्यटन मंत्री हैं वो हैं जी किशन रेड्डी, तो वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने। भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज किस राज्य में की गई है? उड़ीसा में। भारत ने किस देश में आयोजित NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में पहली बार हिस्सा लिया है? फ्रांस में। नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश की खिलाड़ी थी? पाकिस्तान की। हिंदुजा समूह के नए चेयरमैन कौन बने हैं? गोपी चंद हिंदुजा। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? भोपाल में। अरब सागर में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड किस चक्रवाती तूफान ने बनाया है? बिपरजॉय ने। पालकी पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया गया है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे हम अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसका विषय। तो पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा से रिलेटेड है और पहला पृथक शिलालेख जो है वो सभी मनुष्य मेरी संतान है, इस प्रकार का उसमें लिखा हुआ है। दूसरा शिलालेख जो है ये मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, सीलोन का उल्लेख इसमें मिलता है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है। चौथा शिलालेख है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है। और दोस्तों 6वें शिलालेख में प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। तो ये है अशोक के शिलालेख।
अब ये पार्ट फर्स्ट है, अगला पार्ट जो है वो कल के करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कल का जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था मध्य प्रदेश। तो लगभग सभी ने इसका जो आंसर है वो मध्य प्रदेश दिया है। इसी प्रकार से आप जो भी डिटेल से आंसर दे सकें, डिटेल से आंसर जरूर दीजिएगा। आज का प्रश्न है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जय हिंद, वंदे मातरम।